स्टार्ट करते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास किसके, थर्मोडायनेमिक्स की। बीएससी पार्ट सेकेंड, स्टैटिस्टिकल चल रहा है अभी हमारा, स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल तो समझ में आ रही होगी ना, थोड़ी उससे भी ज़्यादा, थर्मो से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी, क्योंकि इसमें क्या है, मोस्टली न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं। मतलब न्यूमेरिकल्स तो अभी खैर क्या है, डेरिवेशंस वगैरह हैं, जैसे थोड़ा सॉल्व करने में मज़ा आता है। मैथ सारे स्टूडेंट्स को तो ये अच्छा लगता है। और जो हाँ, अभी तो आप लोग बायो वाले भी होंगे ना इसमें, फिजिक्स में तो कुछ हाँ, तो खैर जो भी है समझ में आ रहा है, समझना ज़रूरी है, कोई बात नहीं, इंटरेस्ट लो चाहे नहीं लो, बस एटलीस्ट ये है आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना समझ लो। क्लियर है? तो हाँ, कल हमने क्या पढ़ा, कल हमने पढ़ा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत। ठीक है, क्या कहता था ये नियम, इस नियम ने ये कहा, किसने दिया था ये, मैक्सवेल ने दिया था। ठीक है, और मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर आप किसी निश्चित आयतन में गैस के अणुओं की स्टडी कर रहे हो, आप किसी निश्चित आयतन में गैस के बहुत सारे अणु हैं, आप उनके बारे में स्टडी कर रहे हो। ठीक है, अब वो जो गैस के अणु हैं वो कितनी दिशाओं में स्वतंत्र है गति करने के लिए, वो क्या कहलाएगी, उनकी स्वतंत्रता की कोटि कहलाती है। ठीक है ना, जिसको हमने क्या कहा, डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। ठीक है, तो मैक्सवेल ने ये कहा कि इन अणुओं का, गैस के अणुओं का जो ऊर्जा का जो बंडल होता है, ऊर्जा का बंटवारा होगा, वो क्या होगा, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में सेम होगा, सम विभाजन होगा। सम विभाजन इसलिए कहा कि ऊर्जा का जो विभाजन है वो जितने भी इसकी स्वतंत्रता की कोटि है उन सब में ऊर्जा का विभाजन बिल्कुल बराबर होगा। और क्या अमाउंट था उसका, उन्होंने दिया kT/2, कि अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारा अगर कोई 3D में होता, हमारे ये बॉक्स है, हम तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग तो 3D को ही एज्यूम करते हैं, 1D 2D या 3D लास्ट। ठीक है ना, तो अगर हमने 3D में मान रखा है, हमने ये मान लिया कि हमारे पास क्या हो गया, इसके 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने ले लिया, XYZ है 3। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि आप ये देखो कि हर एक, प्रत्येक जो इसका ये है, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की कोटि, प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में इन कणों की जो ऊर्जा होगी वो समान होगी। मतलब kT/2, अब यहाँ 3 स्वतंत्रता की कोटि है, तो कुल मान क्या हो जाएगा, kT/2 प्लस kT/2 प्लस kT/2। ये इसमें कुल अणुओं का जो विभाजन होगा वो इस प्रकार से होगा। क्लियर है? अगर हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, हमने माना था कि कोई पात्र है जिसकी F स्वतंत्रता की कोटि है, तो मतलब हमारे पास मान क्या आना चाहिए, F kT/2। जैसे 3 के लिए यहाँ से हम करेंगे तो 3 kT/2 आएगा ना टोटल, ऐसे अगर F है तो F kT/2। ठीक है, हमने कल लास्ट में सॉल्व करके देखा भी था कि हमारे पास मान आ रहा था kT/2, इसके लिए जब हमने माना था कि कोई F स्वतंत्रता की कोटियाँ हैं। ठीक है, तो इसका मतलब सही रहा मान, समझ में आ गया, इजी सा था, इसमें कुछ खास था नहीं वैसे, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट बहुत है, ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत आता भी है, और आपको सिंपल सी इक्वेशन है, बस kT/2 आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब हम आज देखते हैं कि ये जो ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत दिया मैक्सवेल ने, ये तो हमने सिद्धांत की बात की कि इस सिद्धांत का हम प्रयोग किस जगह कर सकते हैं, या इसका प्रयोग करके हम और क्या मान पता कर सकते हैं। ठीक है ना, उनकी बात हम करेंगे। तो हेडिंग डालेंगे और समविभाजन सिद्धांत के अनुप्रयोग, हेडिंग डालेंगे समविभाजन सिद्धांत के अनुप्रयोग। ठीक है, कि भाई इनके द्वारा कहाँ कहाँ हम क्या मान पता कर सकते हैं समविभाजन सिद्धांत का यूज करके। ठीक है ना, कि जहाँ हम ये कॉन्सेप्ट यूज करें कि प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के लिए ऊर्जा का मान क्या होगा, kT/2 होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्या क्या मान पता कर सकते हैं, क्या इसके प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली चीज तो हम इसमें क्या लिखेंगे, विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत। जो मेन जो इसका है समविभाजन सिद्धांत के अनुप्रयोग का जो सबसे मेन प्रयोग हुआ वो किस में हुआ,
विशिष्ट ऊर्जा ज्ञात करने में, विशिष्ट ऊष्मा हमने पढ़ी थी ना सीबी और सीपी, सीबी और सीपी ज्ञात करने में सबसे इसका मेन प्रयोग हुआ और इसीलिए इस अनुप्रयोग को ही क्या कहा जाता है, विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो आप यहीं पे ब्रैकेट में लिखेंगे विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत। ठीक है, मतलब क्लासिकल थ्योरी ऑफ स्पेसिफिक हीट। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी की सबसे स्टार्टिंग में क्लासिकल में जब सीवी और सीपी का मान किस प्रकार से ज्ञात किया गया, इस मैक्सवेल के समविभाजन सिद्धांत का प्रयोग करके। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, विशिष्ट ऊष्मा का चिरसम्मत सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हम किस प्रकार से सीवी और सीपी का मान ज्ञात कर सकते हैं। हेडिंग डाल लो। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको थोड़ी सी थर्मो की तरफ में लेके चलूं तो थर्मो में हमने सबसे ज्यादा एक चीज क्या पढ़ी थी, उष्मागतिकी का प्रथम नियम सबसे ज्यादा हमने उसको यूज में लिया था, जहां से हमने क्या पढ़ा था, डीयू का मान पढ़ा था, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, और डीयू का मान हमने किसके बराबर पढ़ा था, डीयू बराबर डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू पढ़ा था। सबसे ज्यादा हमने अगर पूरे थर्मो में यूज लिया तो वो शायद इस इक्वेशन को यूज किया था, मतलब हमने लगभग हर जगह उष्मागतिकी का प्रथम नियम और इस प्रकार से इस चीज को हमने लगभग हर जगह प्रयोग में लिया था। ठीक है ना, मान हम क्या देते थे एक्चुअली में, डेल्टा क्यू देते थे बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर, है ना। हम यहाँ से डी यू का मान निकाल सकते हैं, ये होता था उष्मागतिकी का प्रथम नियम, डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, तो हम देखो वापस इसमें स्टार्टिंग करते हैं इसी जगह से। क्या लिखते हैं सबसे पहले, उष्मागतिकी के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से हमने क्या निकाला था कि उसकी उष्मा का मान कितना होगा, कितनी हीट निकल रही है, डेल्टा क्यू बराबर हमने क्या देखा, डी यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर है। क्लियर है, अब यहाँ पर डी यू क्या होता था, आंतरिक ऊर्जा, और ये क्या होता था, डेल्टा डब्ल्यू किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ से हम आंतरिक ऊर्जा का मान क्या निकाल सकते हैं, आंतरिक ऊर्जा डी यू बराबर क्या होगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। क्लियर है, मतलब कि जो भी निकाय है, निकाय की कितनी उष्मा है और निकाय के द्वारा किया गया कार्य क्या है, इन दोनों में परिवर्तन इनके बराबर होता है डी यू का मान। ठीक है, क्या आ गया हमारे पास, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू के बराबर। क्लियर है, इसको हम मान लेते हैं कोई समीकरण नंबर 1, हमने इसको ले लिया। ठीक है, अब हम बात करें कि विशिष्ट उष्मा जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि विशिष्ट उष्मा का मान हमने क्या देखा था, सीवी का मान। विशिष्ट उष्मा हमने दो बताए थे, सीवीबी और सीपीबी। सीवी क्या होता था कि जब हमारे पास क्या हो, आयतन नियत हो, नियत आयतन पर होता था। ठीक है ना, जैसे हमने यदि हम बात करें सीवी की तो हम क्या बोलते हैं, नियत आयतन पर, विशिष्ट उष्मा सीवी नियत आयतन पर होती थी। अब नियत आयतन पर लेकिन क्या होगा, कार्य क्या होता है, डेल्टा डब्ल्यू बराबर पी डीवी के बराबर होता है, हमें पता है। और नियत आयतन का मतलब कि डीवी में परिवर्तन का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, डीवी का मान 0 हो जाएगा। भाई डीवी हम नियत आयतन पर ले रहे हैं तो बी में परिवर्तन 0, मतलब ये मान तो हो जाएगा हमारे पास 0। इसका मतलब हमारे पास डी यू बराबर क्या बच जाएगा, डेल्टा क्यू के बराबर बच जाएगा। क्लियर है, डी यू का मान यहाँ से हमारे पास ये मान आ जाएगा। तो हम इसी को मतलब ये दोनों मान एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, किस स्थिति में, जब आयतन हमारे पास कैसा हो, नियत आयतन हो। ठीक है, अब यहाँ यदि हम विशिष्ट उष्मा की बात करें, कौन सी विशिष्ट उष्मा, जो नियत आयतन पर, किससे डिनोट करते हैं उसे, सीवी। सीवी बराबर क्या फॉर्मूला हमने देखा था, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी, यही मान होता है सीवी का। डेल्टा क्यू यहाँ से किसके बराबर है, डी यू के बराबर, तो मान क्या हो जाएगा, डी यू बटे डी टी, सीवी का मान। ठीक है, इसका मतलब कि नियत आयतन की जब बात होती है सीवी की, उस कंडीशन में इसका मतलब आपका डी यू और डेल्टा क्यू बराबर हो जाएगा। मतलब
किसी निकाय की द्वारा जो ली गई या दी गई ऊष्मा में जो परिवर्तन है और उसकी आंतरिक ऊर्जा का मान समान होगा। तो आप फॉर्मूला डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी भी लिख सकते हो या डी यू बटे डी टी भी लिख सकते हो, ठीक है। दोनों लेकिन बराबर ओनली किस कंडीशन में, जब नियत आयतन की आप बात कर रहे हो, सीवी की बात कर रहे हो। क्लियर है इतना? विशिष्ट ऊष्मा का मान हमने यहाँ से निकाल लिया, इतना नोट कर लो पहले। चलिए इसे कोई समीकरण 2 नाम दे देना, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो जैसे हम बात करें आदर्श केस के लिए, आदर्श केस के समीकरण से जब हम क्या करें, दाब अगर हम नियत मान ले, ठीक है, P बराबर नियत ले लें हम, कोई भी एक मान हम नियत मान सकते हैं, दाब या आयतन कुछ भी, दाब नियत मान लो कुछ भी, हमने P नियत ले लिया तो हमें पता है समीकरण क्या होती है, PV बराबर RT, ठीक है ना। P बराबर RT। अब हम P को कांस्टेंट ले रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, P dV, V में परिवर्तन तो ले सकते हैं, अगर P तो नियत ही रहेगा, मतलब P में परिवर्तन तो हो नहीं सकता, वो तो जीरो हो जाएगा। V में परिवर्तन बराबर किसके हो जाएगा, RdT के बराबर, ठीक है। और PdV किसके बराबर होता है, डेल्टा W के बराबर होता है। कोई भी समीकरण नंबर 3 नाम दे दो इसको, ठीक है। PdV आपके डेल्टा W के, हमारे पास तो मान यहाँ से आए, लेकिन PdV बराबर क्या होता है, डेल्टा W। इसको मत दो आप समीकरण का नाम, आप इसको कुछ ऐसे लिख लो कि डेल्टा W बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, RdT के बराबर हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। क्लियर है? अब जैसे हम इस समीकरण की बात करते हैं, du की बात हम करें तो du का मान, या फिर हम डेल्टा q के लिए अगर हम बात करें, देखो समीकरण 2 से cv का मान जैसे हमने बताया है 2 से, cv बराबर हमने क्या लिखा है, डेल्टा q बटे डेल्टा t। क्लियर है? और डेल्टा q का मान हमने इक्वेशन 1 जो ली थी, क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की ऊष्मागतिकी की प्रथम समीकरण, तो वहां से डेल्टा q बराबर हमने क्या लिखा था, du प्लस pdv के बराबर, सॉरी du प्लस डेल्टा w के बराबर, ठीक है। तो हम डेल्टा q का ये मान रख सकते हैं और बटे में डेल्टा t। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं, सही मान तो रखा है हमने। हमने क्या किया, cv का मान डेल्टा q बटे डेल्टा t हमारे पास है। हमने इक्वेशन 1 देखो, ऊष्मागतिकी की प्रथम समीकरण हमने लिखी थी, समीकरण 1, वहां पे हमने डेल्टा q का मान रख दिया, du प्लस डेल्टा w के बराबर होता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो du का मान हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, cv dt के बराबर होगा। इस इक्वेशन से आप क्या देख सकते हो, यहाँ से चाहे आप यहाँ पे लिख भी देना, du बराबर, आप इसको बीच में से हटा दो अगर, तो du बराबर आपके पास क्या आ रहा है, cv dt। क्लियर है? तो du बराबर आपके पास cv dt है ही, और डेल्टा w का मान ये आया, ये तो हम ये दोनों मान समीकरण इसमें रखते हैं, तो हमारे पास du का मान तो हम लिख देते हैं cv dt प्लस डेल्टा w का मान r dt और बटे में डेल्टा t। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना, हमने बस क्या मान किया है। अच्छा, यहाँ पर जो हमने नियत ये लिया है, इसको आप सीपी पर लिखना है, क्यों, क्योंकि हमने ये बात किसके लिए, नियत आपके लिए बात की है। तो यहाँ जो सीपी, यहाँ जो विशिष्ट ऊष्मा का मान आएगा वो किसका आएगा, सीपी का मान आएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? देखो पहले हमने किसके लिए लिया था, हमने पहले आयतन को नियत रखा था, क्योंकि हम यहाँ बात विशिष्ट ऊष्मा की कर रहे हैं, तो विशिष्ट ऊष्मा हम नियत दाब पर भी ले सकते हैं, नियत आयतन पर भी ले सकते हैं। क्लियर है? तो हमने पहले किसके लिए बात की थी, हमने आयतन नियत लिया था, जब हमारे लिए किया गया कार्य डेल्टा W कितना हो गया था, 0 हो गया था। ठीक है, तो हमने वहां पे Cv का मान ले लिया था, समीकरण 2।
अब इसके बाद हमने आदर्श गैस की समीकरण लगाई, तो यहाँ से आदर्श गैस के लिए हमारे पास डेल्टा डब्ल्यू का मान तो क्या आ गया, आर डी टी के बराबर, और डी यू का मान क्या आ गया, डी यू का मान हमने समीकरण 2 से निकाल लिया। अब चाहो तो यहाँ लिख लेना है, यहाँ पे समीकरण 2 से डी यू बराबर आपके पास क्या आ गया, सी बी डी टी के बराबर आ गया। अब हम ये दोनों मान हमने डी यू का और डेल्टा डब्ल्यू दोनों का मान उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया। क्लियर है, सीपी की समीकरण हमने ली है, ठीक है ना, विशिष्ट ऊष्मा नियत दाब पर। नियत दाब पर, तो इसलिए नियत दाब पर कार्य कितना होता है, आर डी टी के बराबर, और डी यू का मान सी बी डी टी के बराबर। ठीक है, इन दोनों को हम अलग कर लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी बी प्लस आर बराबर में सी पी। आ रहा है ना, दोनों को आप इस तरीके से अलग कर लो, देखो समझ में नहीं आया तो डी टी बटे में डी टी, इनको अलग कर लिया, प्लस आर इंटू डी टी बटे में डी टी, इनको अलग कर लिया, ये कट जाएगा, तो मान क्या आ जाएगा, सी पी बराबर सी बी प्लस आर, या हम इसको ये भी कह सकते हैं कि सी पी माइनस सी बी इक्वल टू गैस कांस्टेंट आर के बराबर होता है। और यही हम आदर्श गैसों के लिए, हम ये समीकरण पहले भी पढ़ चुके हैं, आती है समीकरण किसके, आदर्श गैस के समीकरण के लिए आती है कि सीपी और सीबी का डिफरेंस कितना, आर के बराबर होता है। नोट कर लीजिए, इसको आप समीकरण 4 नाम दे देना। ठीक है, तो यहाँ से आपको दोनों समीकरण 2 और समीकरण ये वाली इसको छोड़ो, आप इसको नाम देना समीकरण 4, ठीक है ना, सीपी वाले समीकरण को। तो समीकरण 2 और समीकरण 4 देखो, दोनों से आपको सीबी और सीपी का मान मिल गया। क्लियर है, सीबी का मान पहले हम निकालेंगे समीकरण 2 में, आप लोग देखिए सीबी का मान हमने किससे, डी यू बटे डी टी से, या डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी किसी से भी निकाल सकते हैं, और सीपी का मान हमारे पास ये आ गया सीबी प्लस आर से। ठीक है, मतलब आप पहले सीबी निकाल लो और प्लस आर कर दो तो आपके पास सीपी का मान आ जाएगा। ये दोनों मान हमारे पास हो गए, इसलिए इतना। अब हम आगे बात करते हैं कि भाई ये तो हमने ठीक है विशिष्ट ऊष्मा की बात कर ली, लेकिन अभी तक हमारे कहीं ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत का प्रयोग करके हम तो निकालना चाह रहे थे, वो तो कहीं यूज में आया नहीं अभी तक में। ठीक बात है, तो हम उसका यूज थोड़ा सा करके देखते हैं कि वहां से हमें क्या चीजें पता चलती है। ठीक है, तो कल हमने ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत से क्या देखा कि कोई भी अगर निकाय हमने ले लिया, उसकी स्वतंत्रता की कोटि कितनी भी हो, मान लो 1 2 3 जितनी भी हो, तो प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के सापेक्ष उसकी ऊर्जा कितनी होगी, 1/2 kT के बराबर होगी। ठीक है, या kT/2 कह लो, कुछ भी उसके बराबर होगी। क्लियर है, तो हम यहाँ पर भी एक निकाय ले लेते हैं, माना गैस के निकाय, जिस गैस के लिए हम ये पूरी बात कर रहे हैं उस गैस के निकाय की बात करते हैं। माना गैस के निकाय की हमने कोई स्वतंत्रता कोटि F मान ली। ठीक है, जैसे कल भी हमने F माना था कुछ भी, तो हमने मान लिया कि F स्वतंत्रता की कोटियां हैं। F स्वतंत्रता की कोटियां हैं। ठीक है, तथा या हम लिखे तब प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के सापेक्ष उसका ऊर्जा कितनी हो जाएगी, तब प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के सापेक्ष हम क्या मान सकते हैं, ऊर्जा को यहाँ हम जैसे मान ले कि गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा के बराबर है। भाई वो ऊर्जा वही थी, गैस के अणु में हमने क्या बताई कि रेस्ट में तो वो रहते ही नहीं है, मतलब स्थितिज ऊर्जा तो वहां पे क्या थी, जीरो ही थी, स्थितिज ऊर्जा तो जीरो
केवल कौन सी ऊर्जा थी, गतिज ऊर्जा के बराबर थी। तो जो गैसों की गतिज ऊर्जा है वहां वही एक प्रकार से उनकी आंतरिक ऊर्जा भी है, ठीक है ना। तो प्रत्येक स्वतंत्र कोटि के सापेक्ष गैस के अणुओं की आंतरिक ऊर्जा ठीक है किसके द्वारा हम देंगे, ये ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत से। ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत से। तो प्रत्येक गैस के अणु की आंतरिक ऊर्जा या जो भी हम कुल ऊर्जा की बात कर रहे हैं किसके, प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के सापेक्ष। तो U बराबर कितना हो जाएगा, अभी हमने बताया अगर 3 स्वतंत्रता की कोटि होती है, एक के सापेक्ष मान कितना होता है kT/2, 2 हो जाए तो प्लस kT/2, ठीक है, 3 हो जाए तो प्लस kT/2, मतलब कुल मान कितना आ जाता है 3 kT/2, ठीक है ना, ये मान आ जाता है, या 2 के लिए 2 kT/2 मतलब जो kT के बराबर हो जाता है। अब यहाँ F स्वतंत्रता कोटि है तो कुल मान कितना हो जाएगा F kT/2, ठीक है, F kT/2 के बराबर। और अगर कुछ गैस के अणुओं की संख्या कुल n है, यदि कुल गैस के अणु n है, n अणु हमने मान लिए गैस के कुल, तो हमारे पास U बराबर कितना हो जाएगा F n इंटू के T/2, क्लियर है। और n इंटू के किसके बराबर होता है, गैस कांस्टेंट R के बराबर होता है ना। थर्मोडायनेमिक्स में हमने कितनी जगह तो देख लिया ये मान n इंटू के, थर्मोडायनेमिक्स में नहीं भी देखा हो पहले से भी आप लोगों को पता होगा ना, ठीक है। n इंटू के बराबर क्या होता है R, तो U बराबर हमारे पास मान क्या हो जाएगा एक तरह से FRT/2, क्योंकि लिख लेना यहाँ पे R बराबर n के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कुल n गैस के अणुओं के लिए क्या मान आ गया हमारे पास, उनकी आंतरिक ऊर्जा कितनी होगी। प्रत्येक स्वतंत्र कोटि अगर F है तो F स्वतंत्र कोटियों के सापेक्ष कुल जो आंतरिक ऊर्जा है उसका मान हमारे पास ये आ जाएगा F/2 RT के बराबर, लिख लीजिए इतना, ठीक है। अब हमारे पास एक तरह से U का मान आ गया, ठीक है। अब जैसे देख ही लो एक बार आगे, फिर एक साथ उतार लेना। अब आगे अगर हमें U का मान बस हमारे पास आ गया, हमें क्या करना है, अब हम इसको यूज करके देखते हैं कि हमारे पास विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या आता है, नियत ताप पर या नियत आयतन पर। इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले हमने नॉर्मली फॉर्मूले देखे उनके कि Cv और Cp इन दोनों का मान क्या होता है, उनके फॉर्मूले क्या होते हैं। हमने दिया कि गैस के अणुओं के लिए नियत दाब पर क्या मान होगा और नियत आयतन पर क्या मान होगा। तो हमें समीकरण 2 और समीकरण 4 के दो फॉर्मूले मिल गए, Cv का फॉर्मूला भी मिल गया, Cp का मिल गया, ठीक है। अब हमने यहाँ कौन सा, क्योंकि हम तो क्या टॉपिक पढ़ रहे थे, ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के द्वारा हम विशिष्ट ऊष्मा कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हमने पहले तो ये सिद्धांत को प्रयोग में लिया और इसको प्रयोग में लेके हमने क्या कुल आंतरिक ऊर्जा निकाल ली। अब हम इसके द्वारा यूज करके हम देखते हैं कि हमारे पास गैसों की विशिष्ट ऊष्मा उतनी आती है या नहीं आती है, ठीक है। तो हम ये लिखे नियत ताप पर, नियत आयतन पर, सॉरी हम लेते हैं तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा कितना हो जाएगा, Cv बराबर du/dt, क्लियर है। du/dt के बराबर मान होता है तो d/dt, u का मान रख दो यहाँ से, क्या मान है F/2 RT, t के सापेक्ष होगा, t हट जाएगा, मान कितना आ जाएगा हमारे पास F/2R, F/2R। यहाँ से हमें क्या मिल गया, Cv का मान मिल गया, Cv बराबर हम क्या लिख सकते हैं F/2R, ये मान हमें मिला है ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत से विशिष्ट ऊष्मा का किस पर, नियत आयतन पर, लिख लीजिए।
ठीक है, अब हम दूसरा क्या देखते हैं, सीपी का मान देखते हैं। सीबी आ जाएगा, तो सीपी का मान क्या होता है, याद होगा ना, जब सीबी का मान पता हो तो सीपी क्या होगा, समीकरण 4 देखो, सीपी बराबर सीबी प्लस आर होता है। तो हम यहाँ से देखते हैं, सीबी हमने निकाल लिया, बस सीपी का मान हम और निकाल लेते हैं। नियत आयतन पर तो ये हो गया, अब हम कौन सा लेंगे, नियत ताप पर। नियत ताप पर विशिष्ट ऊष्मा, किसकी, गैसों की विशिष्ट ऊष्मा की बात हो रही है। नियत आयतन पर, सॉरी नियत ताप पर विशिष्ट ऊष्मा, सीपी बराबर क्या होता है समीकरण 4 से, सीबी प्लस आर के बराबर। क्लियर है, सीबी का मान हमारे पास कितना रखा है, एफ अपॉन में 2r और प्लस आर, यहाँ से r कॉमन कर लो, f अपॉन 2 प्लस 1 इंटू में r, तो आपके पास फाइनल मान क्या आ जाएगा, f प्लस 2 अपॉन में 2 इंटू में r। किसका मान आ गया ये, cp का। तो cb और cp दोनों मान हमारे पास निकल गए। किसके प्रयोग से हमने निकाला है ये, ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के द्वारा। और इस टॉपिक पर आप टिक कर लेना, क्योंकि ये आपका 2012 में ये आपका क्वेश्चन आया हुआ है, क्या कि ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत क्या होता है, एक तो उस पर प्रकाश डालो और साथ में आपको ये विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा के समविभाजन सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा ही गैसों की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा वो भी निकाल के बताना था। क्लियर है, तो ये आपका उस क्वेश्चन का ही एक तरह से आंसर है। तो आपको पहले तो विशिष्ट ऊष्मा का सिद्धांत लगाना है, सॉरी विशिष्ट ऊष्मा नहीं, ऊर्जा का समविभाजन का सिद्धांत लगाना है। फाइनल जो कल हमने देखा था वो रिजल्ट निकालना, और वहां से हमें विशिष्ट ऊष्मा का मान निकालना है, नियत आयतन पर भी और नियत ताप पर भी, दोनों मान निकाल के बताना है। ठीक है, जहाँ पे F क्या है, F ध्यान रखना है, F यहाँ पे क्या है, स्वतंत्रता की कोटि। यहाँ पे भी F क्या है, स्वतंत्रता की कोटि। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास सीपी सीबी दोनों का मान है। अब जानते हैं सीपी और सीबी दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है, देखो सीपी बटे सीबी ये बराबर होता है, मैंने बताया था एक कांस्टेंट जिसको हम गामा मान लेते हैं, कांस्टेंट गामा के बराबर होता है। पहले भी हमने खूब जगह यूज में लिया है, सीपी बटे सीबी अगर हम कर दें तो इसका मान गामा, गामा कुछ नहीं है, गामा एक कांस्टेंट है, लिख लेना चाह पे, यहाँ पे गामा क्या है, एक नियत मान है, कुछ भी, क्योंकि कांस्टेंट मान आता है इन दोनों का रेशो, ये एक नियत मान है। ठीक है, इन दोनों का रेशो, तो यहाँ से हम निकाल के देखें, सीपी बटे सीबी बराबर क्या मान आ जाएगा, पहले तो ये देखो f प्लस 2 अपॉन में 2 इंटू में r बटे में f अपॉन में 2 इंटू में r, कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, f प्लस 2 अपॉन में f, इसका रिजल्ट cp अपॉन cv। ठीक है, बराबर में इसको, तो ये गामा यही कोई कांस्टेंट मान आता है, इसको आप चाहो तो बराबर में गामा भी लिख देना, बराबर गामा। अब हम देखते हैं, ये तो हमारे पास एक तरीके से सीपी और सीबी के क्या जनरल फॉर्मूले आ गए, किसके लिए, जब हम ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के द्वारा विशिष्ट ऊष्मा का मान निकाले नियत दाब पर और नियत आयतन पर। क्लियर है, अब हम अलग अलग गैसों के लिए दे करके देखते हैं कि हमारे पास मान क्या आता है, क्योंकि एफ तो यहाँ स्वतंत्रता की कोटि है। अब आपको ये बात पता होगी कि स्वतंत्रता की कोटि प्रत्येक गैस के लिए अलग अलग होती है,
कैसे अलग होती है, डिपेंड करता है कि गैस आपका कितने परमाणु का है। जैसे अपन बोलते हैं ना, एक परमाणु गैस होती है, द्विपरमाणु गैस होती है, ज्यादा परमाणु भी होते हैं। जैसे हम नॉर्मली बताएं O2 हो गया, N2 हो गया, द्विपरमाणु गैसें होती है। कई में जैसे H2O है तो उसमें 3 परमाणु होता है, ठीक है। अब जैसे हाइड्रोजन गैसें भी होती है तो वो सिंपली आपकी एक परमाणु होती है, ठीक है ना। जिसमें एक परमाणु होता है वो एक परमाणु गैस है, जिसमें दो होते हैं वो दो परमाणु गैस है। यहाँ 3 मॉलिक्यूल्स है तो ये आपका त्रिपरमाणु गैस, ठीक है। तो यहाँ अब हर गैस की कितने परमाणु है उसके अकॉर्डिंग उनकी स्वतंत्रता की कोटि भी अलग अलग होती है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जनरल फॉर्मूले हैं। अलग अलग गैस के लिए हम पढ़ेंगे तो F का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, अलग अलग मान आ जाएगा, क्लियर है। तो वहां से आप प्रत्येक को एक परमाणु गैस, द्विपरमाणु गैस के लिए आप Cp और Cv का मान निकाल सकते हैं। समझ में आ गया। देखो एक आध मैं आपको एग्जांपल लेके बता देती हूँ कैसे। एग्जाम्पल के लिए हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम एक परमाणु गैस के विशिष्ट ऊष्मा की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट आप हेडिंग डालो, एक परमाणु गैस, एक परमाणु गैस की विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर नहीं दे रखा है कि विशिष्ट ऊष्मा कौन सी, तो आपको दोनों मान निकालने, नियत आयतन पर भी और नियत दाब पर भी। यहाँ पर इन सभी गैसों को हम कैसा मान करके चलते हैं, आदर्श गैस ही मान के चलते, ठीक है। इसलिए वो हमने लिखा नहीं है क्योंकि हम मोस्टली सारी चीजें आदर्श गैसों के लिए निकाल करके देखते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक परमाणु गैस के लिए क्या मान होगा, ठीक है। तो जैसा हमने पढ़ा गैसों के सिद्धांत से कि भाई वहां पे क्या होता है, गैस के अणुओं में उनकी स्थितिज ऊर्जा तो शून्य होती है, तो जो भी ऊर्जा होती है वो क्या होती है, पूरी गतिज ऊर्जा भी होती है, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि गैसों के गत्यात्मक सिद्धांत हम कहते हैं इसको, जो अभी जो हमने मॉडल पढ़े ना गैसों के, जैसे हमने मैक्सवेल का जो पढ़ा हमने वेग वितरण नियम या ऊर्जा वितरण नियम, उनको हम क्या बोलते हैं, गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत, गैसों का गत्यात्मक सिद्धांत। तो इन गत्यात्मक सिद्धांत से हमें क्या पता चला कि उनकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा तो बिल्कुल जीरो होती है, जो ऊर्जा होती है ले दे के वो कौन सी होती है, उनकी गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि गैसों की स्थितिज ऊर्जा नगण्य मान ले हम, कुछ थोड़ी बहुत होती भी हो तो भी वो नहीं के बराबर नगण्य, तथा कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, तथा गतिज ऊर्जा मान्य होती है। मान्य से यहाँ मतलब क्या है कि मतलब कैलकुलेशन लायक गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है, तो वो मान्य होती है। तो अब क्योंकि हम बात करते हैं कि कोई गैस है, अगर हम उसकी गतिज ऊर्जा की बात करें तो गतिज ऊर्जा E बराबर क्या होता है, हम जैसे 1/2 mv² लेते हैं, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, p²/2m लिख सकते हैं इस रूप में। तो ये गतिज ऊर्जा का मान आपके पास E बराबर क्या हो जाएगा, p²/2m के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ से आपका E बराबर, अब हम क्या मानते हैं कि इस P का मान, P क्या है, संवेग है। हम नॉर्मली किसी गैस के लिए हम जो नॉर्मल निर्देशांक लेते हैं उसमें हम क्या x y z 3 निर्देशांकों में ही तो मानते हैं, 3D से ज्यादा तो हम मानते नहीं। तो हम यहाँ भी यही लेके चल रहे कि भाई गैस मान लो जिस भी पात्र में होगा वो पात्र अगर 3D में है आपका, तो उसके सापेक्ष आपके पास मान क्या हो जाएगा, देखो 1/2m px² प्लस py² प्लस pz², क्लियर है। त्रिविम में आप लिख सकते हो 3D में, ठीक है। 3D में हमारे पास जो गैसों की कुल गतिज ऊर्जा का मान आ जाएगा वो ये मान होगा, ठीक है। और हमें पता है समविभाजन सिद्धांत से प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि के सापेक्ष ऊर्जा का विभाजन सम होता है। यहाँ स्वतंत्रता की कोटि कितनी है आपके पास,
3 है, ठीक है। तो यहाँ भाई आपको मेन चीज तो क्या फॉर्मूला आपके पास है, अपने को मेन क्या पता करना है, स्वतंत्रता की कोटि कितनी है। तो यहाँ पे आपके पास स्वतंत्रता की कोटि कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ध्यान रखना एक परमाणु गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है, 3, ठीक है। तो यहाँ एक परमाणु गैस के लिए मैं सीधे लिख दे रही हूँ F बराबर 3, ठीक है। F आप समझ गए, स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है। तथा ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत से प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि से संबद्ध ऊर्जा कितनी होती है, 1/2 kT होती है। क्लियर है। इसका मतलब यहाँ 3D है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज यहाँ पे F बराबर क्या हो जाएगा, टोटल सॉरी एनर्जी E बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 3 है। तो तीनों के लिए क्या हो जाएगा, 1/2 kT प्लस 1/2 kT प्लस 1/2 kT, तीनों स्वतंत्रता की कोटियों के लिए। तो कुल मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2 kT। ये किसका मान है, एनर्जी का। या एनर्जी को हम आंतरिक ऊर्जा U के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यह हमारे पास मान किसका आ जाएगा, 3/2 kT, ठीक है। अगर आप यहाँ कुल अणुओं की संख्या अगर आप कुछ भी मान लो, कुल जैसे N0 अणु मान लो, अगर आप N0 इंटू टी, तो आप इसको किस रूप में लिख सकते हो, 3/2 RT के रूप में, ठीक है ना। ये 3 हमने इन कणों की बात की इनके सापेक्ष, ठीक है ना। और भी अगर कण हो तो प्रत्येक के लिए स्वतंत्रता की कोटि तो वही 3 ही होगी। तो मान क्या हो जाएगा, 3/2 RT। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब आपके पास U का मान बस आ गया। अब CV और CP इन दोनों का मान हम निकाल लेते हैं। तो देखो CV बराबर यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, CV का मान हमने क्या पढ़ा, du/dt होता है, बराबर में d/dt किसका, 3/2 RT का क्या मान हो जाएगा, 3/2 R, ठीक है। या सीधे भी आप निकाल सकते हो। CV का जनरल फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा, F/2 के बराबर पढ़ा। जनरल फॉर्मूला अपन ने क्या पढ़ा इसका, F/2 R के बराबर पढ़ा। सॉरी, F का मान कितना है, स्वतंत्रता की कोटि F बराबर 3 हमने लिखा है, तो डायरेक्ट मान डाल दो 3/2 R, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक CV का मान तो अपन यहाँ से करके निकालेंगे, U का मान आ गया तो, लेकिन हमने लास्ट में यहाँ क्या किया, समीकरण 2 से या 4 से या बाद में हमें क्या मिला, डायरेक्ट मान मिल गए, जनरल फॉर्मूला मिल गया था ना F/2 R, तो हमने बस F की जगह मान रख दिया, 3 स्वतंत्रता की कोटि, तो मान हमारे पास 3/2 R आ गया। क्लियर है। अब ऐसे ही दूसरा मान CP का मान हमने क्या निकाला था, CP बराबर तथा CP बराबर हमें क्या मिला था, CV प्लस R के बराबर मिला था। CV कितना आ रहा है हमारे पास, 3/2 R प्लस R, मतलब कितना हो जाएगा इसका मान, 5/2 R के बराबर, ठीक है। या फिर इसका भी आप डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। एक मैं दोनों करके बता दे रही हूँ, बाकी में आपको समझ जाना भाई, या तो जो मेन फॉर्मूला अपने को पता है उससे कर लो, U का मान आपके पास है तो भी जनरल सा हो जाएगा, नहीं तो ये फॉर्मूला अगर ध्यान है, डायरेक्ट जो इसका जनरल फॉर्मूला है यहाँ पे मान रख के कर दो। अब इसके लिए हमारे पास मान क्या आया था, हमारे पास F/2 F+2 R अपॉन में आया था। CP का मान, हाँ F+2 अपॉन में 2 R ही तो आया था, F+2 अपॉन में 2 R के बराबर आया था। F का मान आपके पास 3 है, 3 + 2 कितना हो जाएगा,
5/2 r। ठीक है, तो भी आपके पास, तो ये दोनों तरीकों से ही हमने मान निकाल करके देखते हैं सीपी और सीवी का। क्लियर है? अब यहां से आप सीपी बटे सीवी का रेशियो निकाल लो। सीपी बटे सीवी बराबर, सीपी का मान कितना आ रहा है 5/2 r, और बटे में सीवी का मान 3/2 r। r से r कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बच कितना गया आपका 5/3। 3 का डिवाइड कर लो 5 में, कितना मान आ जाएगा आपके पास 3 एकम 3 और 1.67 समथिंग मान आ जाएगा। तो ये मान आपका क्या हो जाता है गामा। अब देख लो गामा का मान कोई कांस्टेंट मान ही तो आया है ना, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं कि इनका रेशियो किसी कांस्टेंट मान के बराबर होता है, उसको हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपको सीधे मान होना चाहिए एक परमाणु गैस के लिए Cv बराबर 3/2r, Cp बराबर 5/2r, और गामा का मान कितना हो जाएगा 1.67। क्लियर है? अब या फिर आप ऐसे भी देख सकते हो, इसमें आप बस एक Cv का मान याद रख लो 3/2r, यहाँ से आप सारे मान अपने आप निकल जाएंगे। Cv पता है अपने को, और फिर Cp का डायरेक्ट फॉर्मूला, ये मुझे तो सबसे अच्छा फॉर्मूला ये लगता है कि Cv का मान हमें पता हो तो बस प्लस r कर दो, Cp आ जाएगा आपके पास। और इन दोनों का रेशियो तो हम वैसे भी निकाल ही सकते हैं, तो गामा की वैल्यू हमें याद करने की जरूरत भी नहीं है। 5/3 तो अपन 1 सेकंड में वैसे भी करके देख ही सकते हैं। ठीक है, तो यह आपका किसके लिए आई विशिष्ट ऊष्माएं, एक परमाणु गैस के लिए आई। ठीक है, इसी प्रकार से द्विपरमाणु गैसों के लिए भी हम निकाल सकते हैं। तो हम नेक्स्ट हेडिंग देते हैं द्विपरमाणु गैस के लिए। अब देखो उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूले से ही डाल करके, जनरल फॉर्मूला जो हमने देखा सीधे अपन वहीं से मान निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये एक बार ही बस पूरा एक्सप्लेन करके बताया है। तो नेक्स्ट दूसरे नंबर पे लिखिए द्विपरमाणु गैस के लिए। तो द्विपरमाणु गैसों के लिए आपके स्वतंत्रता की कोटि कितनी होती है? F बराबर होती है 5। ठीक है, अब ये पता है वैसे ये 5 मान आया है, या फिर अपन ने एक परमाणु गैस के लिए पढ़ा उसके लिए स्वतंत्रता की कोटि 3 आई है, ये भी एक्चुअली में हम पता कर सकते हैं किस तरीके से आता है। ठीक है ना, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा और डिटेल में जाना पड़ता है। इसका भी मान आता है क्लियरली कि आपके पास 5 कैसा है 3 कैसा है, लेकिन ये है उसके लिए आपको थोड़ा और डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा, और आपके सिलेबस में उतनी चीजें हैं नहीं, इसलिए वहां आपको टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है। आपके सिलेबस में बस आपके पास दो ही है, एक परमाणु गैस और द्विपरमाणु गैस। मैक्सिमम आपके पेपर में क्वेश्चन आया था वो द्विपरमाणु गैस के लिए आया हुआ था। ठीक है ना, तो आपसे इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, तो इतना डिटेल में आप कहीं पे एग्जाम में आप ऐसा तो होगा नहीं कि पहले तो आप एफ का मान निकाल के देखोगे कि एफ का मान कहाँ से आ रहा है, फिर आप एफ का मान लेके फिर आप सीपी मान निकालोगे। तो इसलिए आप डायरेक्टली दो ही तो पढ़े, हमने दोनों के लिए याद कर लो। एक परमाणु के लिए क्या था, एफ का मान 3 था, और द्विपरमाणु के लिए 2 और बढ़ जाते हैं 5 हो जाते हैं। क्लियर है? 3 और 5 आप पूछो अगर कोई कि मैम ये कहाँ से आया, तो ये भी अपन पता कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें बहुत डिटेल में पढ़नी पड़ेगी चीजें, तो इसलिए उतना डिटेल अभी आपके मतलब का नहीं है। और इतना ज्यादा ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, तो इतना ज्यादा कोई ऐसा भी नहीं है कि हर साल आता हो कि आपको पढ़ाया ही जाए कि नहीं इम्पोर्टेंट है, वैसा भी नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए ध्यान रख लेना एक परमाणु गैस के लिए एफ बराबर 3, द्विपरमाणु गैस के लिए एफ बराबर 5। अब यहाँ से हम Cv का मान क्या निकाल सकते हैं, F/2r, मतलब कितना मान आ जाएगा 5/2r, Cv बराबर। क्लियर है? तथा Cp बराबर Cv प्लस r, मतलब मान कितना हो जाएगा 5/2r प्लस r, मतलब 7/2r Cp का मान। तो ये ऐसे हमारे पास डायरेक्ट हम Cv और Cp के मान निकाल सकते हैं। क्लियर है? यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो Cp/Cv, कितना मान हो जाएगा 7/2r अपॉन में 5/2r।
R से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना मान बच जाएगा हमारे पास 7/5 Cp अपॉन Cv। और ये मान लगभग कितना आ जाएगा आपके पास 1.4 समथिंग, 1.4 ही आ जाएगा एग्जैक्ट 1.4। ये मान हमें Cp अपॉन Cv या हम क्या कह सकते हैं गामा का मान हो गया हमारे पास। क्लियर है? तो ये आपका द्विपरमाणु गैसों के लिए एक बार ऐसे ही पेपर में आया हुआ था, द्विपरमाणु गैसों के लिए ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा क्या करके बताओ विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा नियत दाब पर और नियत आयतन पर, ये आपको कैलकुलेट करके बताना था। ये दोनों हमने किसके लिए बात की, गैसों के लिए बात की। किसी भी निकाय के लिए गैसों का कोई नॉर्मल निकाय हो या किसी नॉर्मली पात्र वगैरह में रखा हो किसी सीमित आयतन में, ठीक है ना, आदर्श गैस, तो उसके लिए हमने एक परमाणु और द्विपरमाणु के लिए बात की। अब हम क्या देखते हैं, कोई ठोस हो, ठोसों के लिए विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या होगा, ठीक है। तो थर्ड इसका लिखो अनुप्रयोग है ये, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा। ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ठोस क्या होता है। ठोस कोई भी चीज, जैसे ये रोड है, इसको में हम कह सकते हैं कि ये ठोस है। क्यों? अगर हम इसको दबाते हैं, इस पे कितना भी प्रेशर डालते हैं तो इसके आकार में परिवर्तन नहीं होता, मतलब इसके अणु क्या है अपनी जगह पर बिल्कुल निश्चित रहते हैं, ठीक है ना। वो अपनी उनकी अणुओं के बीच की जो दूरी है वो बल लगाने पर वो दूरी उनकी परिवर्तित नहीं होती, एग्जैक्ट बने रहते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी हमने गैसों के लिए पढ़ा, गैस में तो हमने गैस के अणुओं के लिए क्या कुछ इनकी प्रॉपर्टीज देखी कि भाई ये कंटिन्यू क्या होते हैं, मोशन करते रहते हैं और अपने अकॉर्डिंग किसी भी दिशा में गति करते हैं। जैसे दो एक दूसरे के पास आए, अब एक्चुअली में ये बिल्कुल पास आके टकराते नहीं है। हमने जब टक्कर पढ़ा था, टक्कर शायद आप लोगों को नहीं फर्स्ट ईयर में, लेकिन आप लोगों ने भी पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर मैकेनिक्स में आपके टक्कर है। तो टक्कर में हमने यही बात कही थी क्या, कि नॉर्मल डेली लाइफ में हम टक्कर किसको कहते हैं कि दो वस्तुओं का टकराना। जब दो वस्तुएं, दो गाड़ी है, चाहे कोई गेंद दीवार से आके लग रही है या कोई दो आदमी चलते चलते टकरा गए, कैसे भी, तो क्या कहते हैं कि जब दोनों टच होते हैं, टच होने के बाद में हम कह सकते हैं कि वहाँ टक्कर होती है, ठीक है ना। जिसके बाद में दोनों की या तो गति आपकी तेज है, हो सकता है गति रुक जाए टकरा करके, या रुकी हुई गति तेज हो जाए। कभी कोई जैसे एक गाड़ी खड़ी रहती है, पीछे से आके दूसरी गाड़ी उसे ठोक देती है, तो आगे वाली गाड़ी भी क्या होती है, थोड़ा उसमें मोशन आ जाता है, इस प्रकार से, ठीक है ना। फिजिक्स की लैंग्वेज में टक्कर क्या कहा, फिजिक्स ने ये कहा कि जरूरी नहीं है टक्कर में कि दो कण आपस में टकराते ही हों, उनका टकराना जरूरी नहीं है। फिजिक्स ने ये कहा केवल कि कोई भी दो अणु जो एक दूसरे की तरफ क्या कर रहे हो, गति कर रहे हो, ठीक है। अब गति करते 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 वो एक दूसरे के बहुत पास आ जाए, पूरे वो टच हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो इतने पास आ जाए कि उनके अंदर का जो भी प्रभाव है, उनके आपसी प्रभाव के कारण उनकी गति की दिशा बदल जाए, उसे क्या कहा जाता है, टक्कर कहा जाता है। ये डेफिनेशन फिजिक्स के अकॉर्डिंग टक्कर की डेफिनेशन ये होती है, ठीक है। डेली लाइफ में हम क्या कहते हैं, हम जब तक कोई भी इतना पास आ गया तब तक हम उसे टक्कर बोलेंगे क्या कि ये दोनों टकरा गए, हम नहीं बोलेंगे। हम कब बोलते हैं कि जब ये दोनों बिल्कुल ये आकर के भिड़ नहीं जाते, हम तब तक नहीं कह सकते कि टक्कर हुई है, ठीक है ना। फिजिक्स ये कहता है कि नहीं, मतलब वहां पे दोनों बॉडीज के कांटेक्ट से मतलब नहीं है, मतलब हमें क्या है कि दोनों कण जब एक दूसरे के सापेक्ष गति कर रहे हों तो उनकी गति में, उनके आपस में जो भी एक दूसरे पर वो प्रभाव डालेंगे, अब वो जब पास में गति करते करते हाँ थोड़े क्लोज वो आ जाए, लेकिन क्लोज आने में बिल्कुल वो टच ना हो, लेकिन अगर एक दूसरे के प्रभाव के कारण उनकी गति की दिशा अगर बदल जाए तो वो उन दोनों के बीच की टक्कर ही कहलाती है। क्लियर है? तो ऐसे गैस के अणु भी जो गति करते हैं, ये एक्चुअली में क्या होता है, अभी आगे हम जैसे अणुओं का माध्य पथ वगैरह पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, उसमें भी हम बात करेंगे इस चीज की
क्या अभी मैं आपको बताऊं तो गैस का अणु क्या होता है एक्चुअली में, जैसे हमने कल बोला कि आपस में टकराते हैं, पात्र की दीवारों से टक्कर करते हैं, यहाँ पे टक्कर का मतलब वही है क्या कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता कि दोनों कण आकर के और बिल्कुल भिड़ गए, ऐसा नहीं होता। ये दोनों जैसे एक दूसरे की तरफ गति कर रहे हैं, मान लो ये कण भी यहाँ पे आ गया, ये कण भी यहाँ पर आ गया। अब एक्चुअली क्या होता है, इतनी पास दूरी आते ही तो ये कण एक दूसरे पर प्रभाव लगाते हैं और उस प्रभाव के कारण एक दूसरे को उल्टा प्रतिकर्षित करते हैं। टकराने की तो बात ही नहीं आती, इतनी दूर से ही ये दोनों एक दूसरे को पीछे की तरफ धकेलते हैं। तो एक प्रकार से क्या हुआ, एक दूसरे पर इनका प्रभाव हुआ और वो धकेलना, वो प्रतिकर्षण इतना तेज होता है कि इन दोनों की दिशा बदल जाती है गति की। ये कहीं इस दिशा में चला जाएगा, वो कहीं उस दिशा में चला जाएगा। तो क्या हुआ, हम जो डेफिनेशन कह रहे हैं वो चीज यहाँ पे घटना घटित हुई क्या, कि दोनों कण जब गति करते एक दूसरे के बिल्कुल संपर्क में नहीं आए, लेकिन जब एक दूसरे के अत्यधिक नजदीक आ गए और एक दूसरे के प्रभाव के कारण जब उनकी गति की दिशा बदल गई। ठीक है, पहले ये इस दिशा में जा रहा था, उसका प्रभाव जो लगा उसके कारण जो प्रतिकर्षण हुआ, इसने अपनी गति की दिशा बदल दी। और सेम थिंग इसके साथ भी हुई। इसको हम क्या कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, इसे टक्कर कहा जाता है। क्लियर है? हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, खैर हम ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा की बात कर रहे हैं ना। ये बात मैंने आपको क्यों बताई है कि हम जैसे ये बोलते हैं गैस के अणुओं के लिए, हमने जब फर्स्ट दिन मैक्सवेल का बंटन नियम देखा तो हमने क्या कहा कि गैस के अणु बिल्कुल दूर दूर अपनी दिशा में गति करते रहते हैं, बिल्कुल स्थिर अवस्था में नहीं रहते। ठीक है, और गति करते हुए हमने ये भी देखा कि एक दूसरे पर कोई बल नहीं लगाते हैं। ठीक है ना, ये केवल क्या करते हैं कि हाँ गति करते हैं, उस समय जो एक दूसरे पर प्रभाव होता है केवल वही, उसके अतिरिक्त ये एक दूसरे बल नहीं लगाते, बाकी ये आपस में या पात्र की दीवारों से टक्कर करते रहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने कहा एक्चुअली में वो टक्कर किस प्रकार की होती है, वो टक्कर आपको भी बताया। ठीक है ना, तो ये बात तो होती है गैस के अणुओं के लिए। जबकि इसके उल्टा ठोस की बात करें, ठोस में जस्ट उल्टा होता है। ठोस में क्या होता है कि ठोस के अणु एक दूसरे पर प्रभाव लगाते हैं, केवल टक्कर की कंडीशन में नहीं, बाकी कंडीशन में भी। जैसे यहाँ पे एक अणु है तो बाकी सभी अणु क्या करेंगे, इस पर अपना अपना प्रभाव लगाएंगे और ये भी उल्टा इन सब पर प्रभाव लगाता है। ठीक है ना, तो गैस तभी तो ठोस बिल्कुल कंबाइंड रहते हैं, ये सब बिल्कुल एक दूसरे पर अपना बल लगा लगा करके बिल्कुल उसको जगह चेंज ही नहीं होने देते हैं। इसीलिए तो ठोस बिल्कुल क्या होते हैं, बिल्कुल ठोस कहाँ ही इसलिए जाते हैं क्योंकि स्थिति में परिवर्तन ही नहीं होता। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, गैसों के अणुओं के पे जो बल लगता है, इसके कारण गैस के अणु क्या होते हैं, बिल्कुल ये जो अणु होते हैं ठोस के अणु, सॉरी गैस के नहीं, तो इसके कारण ठोस के अणु ये जो एक दूसरे पर बल लगाते हैं, इसके कारण ये ठोस के अणु गैस के अणु की तरह पूरे में ही, पूरे पात्र में ही मोशन करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। वो क्या करते हैं, केवल उनकी जो माध्य अवस्था है उसके इर्द गिर्द ही थोड़ी बहुत गति कर पाते हैं, ज्यादा नहीं। बस ये उनकी जैसे माध्य अवस्था है अगर, तो वो उसके यहाँ चले जाएंगे, थोड़े यहाँ चले जाएंगे, बाकी तो उन पर बल लग रहा है तो वो उनको कहीं आगे पीछे तो सरकने ही नहीं देता। क्लियर है? तो इसलिए इनकी अवस्था क्या होती है, एक प्रकार से एक दोलन मान सकते हो। दोलक भी हम इसी को बोलते हैं ना, कि कोई पिंड जब अपनी माध्य अवस्था के इर्द गिर्द गति करता है तो हम कहते हैं क्या कर रहा है, वो दोलन कर रहा है। तो इस प्रकार से ही ठोस के अणुओं की गति भी क्या होती है, एक दोलन के समान ही होती है। ठीक है, और इसीलिए इनकी गति को हम क्या कहते हैं, सरल आवर्त गति भी मान लेते हैं, सरल आवर्त गति कहते हैं। ये सब चीजें लिखने की नहीं है, बस समझो, सारी चीजें लिखना जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें आपको नॉर्मली भी पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये सब एक तरीके से फिजिक्स का जनरल नॉलेज आप मान सकते हो कि फिजिक्स की लैंग्वेज में टक्कर क्या होती है, या ठोस के अणु गैस के अणु, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठोस और गैसों में डिफरेंस तो पड़ते ही है, ठोस होता है, द्रव होता है, गैसें होता है। तो गैस में हम क्या बोलते हैं कि अणु कहीं भी मूव करने के लिए फ्री होते हैं। फिर हम बोलते हैं कि द्रव के अणु गैस की अपेक्षा थोड़े से संगठित होते हैं, थोड़े कंबाइंड होते हैं। और ठोस के अणु में क्या बोलते हैं कि वो बिल्कुल ही संगठित होते हैं, उनमें इधर उधर गति करने के लिए क्या होती है, बिल्कुल जगह नहीं होती। तो जगह नहीं होने से मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि गैस के अणु में तो हम जैसे पात्र ले लिया इतना बड़ा और उसमें केवल 2 अणु डाल देते हैं, कि इस वजह से इनको पूरी जगह मिल जाती है, इसलिए इधर उधर गति कर पाते हैं। और जबकि ठोस में क्या होता है, इतनी सी जगह उसमें भी हम खूब सारे कचर कचर करके भर दिए होते हैं कि उनको बिल्कुल जगह मिल ही नहीं पाती। ऐसा नहीं होता। मतलब क्या होता है कि गति नहीं कर पाते हैं, ये गति कर लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, गैस के अणु में भी हमने बोला कि संख्या में तो ये बहुत अधिक होते हैं, छोटे से मात्रा में गैस ले लो, लेकिन उसमें भी क्या होते हैं, अणु तो लाखों करोड़ों आपको मिल जाएंगे। फिर आप कैसे कह सकते हो कि ये गति करने के लिए फ्री है या इनको इतनी जगह नहीं मिल रही। जगह नहीं मिलती एक्चुअली, यहाँ पे ये लोग एक दूसरे पे कोई बल नहीं लगाते, सब एक तरह से मान लो सब खुद खुद से मतलब रखते हैं, दूसरे से मतलब नहीं रखते, दूसरा कुछ भी करे उनको मतलब नहीं होता। ठीक है, हाँ, बस गति करते करते बिल्कुल कोई आमने सामने पड़ जाए तो भी एक दूसरे को वो दूरी धकेलते हैं कि भाई दूर रहो आप। ठीक है, इस वजह से वो अपनी गति की दिशा ही बदल लेते हैं।
ठीक है। तो एक तरह से मतलब बस खुद में रहने वाले लोग होते हैं गैस के अणु, इनको दूसरों से मतलब नहीं होता। अगर सामने वाला कोई यहाँ पे रहा है टक्कर मारने, तो ये खुद ही अपनी साइड चेंज करके चले जाते हैं, इतने इनोसेंट होते हैं। जबकि गैस के अणु, ठोस के अणुओं में सॉरी क्या होता है कि ये एक दूसरे पर बिना मतलब के बल लगाते रहते हैं, टक्कर हो रही हो चाहे नहीं हो रही हो, एक है उसको आसपास जो दिख रहा है सब पर वो अपना बल लगाता रहेगा, मतलब वो हर किसी पर अपना प्रभाव जमाना चाहता है। तो दूसरा है वो भी बदले में सब पर बल लगाएगा। तो सब एक दूसरे पर इतना बल लगाते हैं कि एक भी कण क्या होता है, ये लोग अपनी जगह से तो हिल ही नहीं पाते। इन्हें ऐसा लगता है कि हमने दूसरे को रोक रखा है, जबकि एक्चुअली में खुद रुके हुए होते हैं, इनको भी तो बाकी ने रोक रखा होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इनको इतना स्पेस मिल ही नहीं पाता है कि ये बिल्कुल भी मूव कर सके। जबकि गैस के अणु क्या होते हैं, फ्री टू मूव होते हैं, आराम से गति कर सकते हैं। क्लियर है। ये नॉर्मली हमने देखा है, मतलब एक तरह से आपको डिफरेंस बताया है कि अभी तक हम गैस की बात करते करते हम ठोसों की बात कर रहे हैं, तो ठोस में अंतर क्या होगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या होगा, अब गैस के अणु में तो हमने क्या कहा कि क्योंकि कंटिन्यू गति करते रहते, तो हमने बोला कि इनकी स्थितिज ऊर्जा तो शून्य हो जाएगी, केवल गतिज ऊर्जा होती है इनके पास, ठीक है ना, केवल काइनेटिक एनर्जी होती है। जबकि यहाँ ठोस के अणुओं में क्या कहा कि इनमें माध्य स्थिति के सापेक्ष थोड़ी बहुत गति, क्योंकि ये भी करते हैं, तो इसलिए यहाँ गतिज ऊर्जा तो होती है, प्लस गतिज ऊर्जा के बराबर ही यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा भी होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, ठीक है। किसके बराबर, बिल्कुल गतिज ऊर्जा के बराबर मात्रा में ही होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी। क्लियर है। ठोसों के लिए चीज समझ में आई आपको। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो अब ये सारी चीजें, अब ये कोई लिखवाने की चीज थोड़ी ना है कि मैं अब ये भी आपको थ्योरी में लिखवाऊं, ना कोई ऐसा है कि ये लाइन एग्जाम में आएगी ठोसों में और गैसों में क्या फर्क है। ये बस जनरल चीजें हैं जो कभी कभी टॉपिक के साथ में समझाने की होती है। क्लियर है। तो यहाँ हमने क्या कहा, ठोस के अणुओं में हम कह सकते हैं, ठोस के अणुओं में एक दूसरे के सापेक्ष या एक दूसरे पर लगाए गए बल के कारण वे कौन, ठोस के अणु अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द चारों तरफ, ठीक है, अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द मतलब इधर या उधर गति करते हैं। अर्थात सरल आवर्त गति होती है। सरल आवर्त गति कह सकते हैं हम इसको। क्लियर है। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात क्या हुई कि यहाँ पे आपके क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा भी होती है, किसके बराबर, बिल्कुल गतिज ऊर्जा के बराबर ही होती है, ठीक है ना। तो हम क्या कह सकते हैं, तथा ठोसों में, ठोसों के अणुओं में, ठोसों के अणुओं में गतिज ऊर्जा के समान या गतिज ऊर्जा के बराबर मात्रा में, तो गतिज ऊर्जा के बराबर मात्रा में स्थितिज ऊर्जा भी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इनकी कुल ऊर्जा की बात करें E बराबर, तो गतिज ऊर्जा कितनी होती है, हाफ mv² के बराबर होती है, ठीक है ना। और स्थितिज ऊर्जा, ये आपकी एक तरीके से आप गतिज ऊर्जा इसको लिखो काइनेटिक एनर्जी, क्लियर है ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और यही बराबर होगी एक प्रकार से पोटेंशियल एनर्जी के बराबर भी होगी, मतलब प्लस इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी एक तरीके से, प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, P²/2m लिख लें हम इसको, ठीक है, P²/2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी क्या इसके बराबर मात्रा में होगी, बिल्कुल इसके समान, तो उसको हम क्या मान लेते हैं 1/2 अल्फा x²। भाई बिल्कुल हम
गतिज ऊर्जा का सेम फॉर्मूला तो नहीं लिख सकते ना, इसलिए हमने कोई अलग कांस्टेंट मान लिया अल्फा और एक्स स्क्वायर के बराबर। तो ये आपके पास क्या होती है, ये कुल ऊर्जा होती है, ठीक है ना। यहाँ पे भी आप इसको ई ही बोलो, गतिज ऊर्जा तो आपने ये बता दी प्लस स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो ये आपके पास इनके लिए क्या आती है, कुल ऊर्जा का मान होता है। और अगर हम बात करें ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत से, या हम अर्थात ये भी बोल सकते हैं ई बराबर, दोनों में क्या होगी, ऊर्जा एक प्रकार से समान समान है, तो हम इसको भी लिख सकते हैं kT/2 प्लस इसको भी हम लिख सकते हैं kT/2, ठीक है। कैसे, ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के कारण हमने बताया कि दोनों का मान क्या होगा, kT/2 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास कुल ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा, kT। इसका मतलब हमें यहीं से क्लियर हो गया कि इसकी हमारे पास स्वतंत्र की कोटि कितनी होगी, इसका मतलब 2 ही कोटियां होंगी। तो यहीं से क्लियर हो गया ना कि हमारे पास स्वतंत्र की कोटि यहाँ पे क्या होगी, kT के बराबर, मतलब 2 होंगी, तभी तो दोनों की ऊर्जा हाफ हाफ होगी, 1/2 kT और 1/2 kT के बराबर होगी, ठीक है ना। इतना लिख लो पहले। ठीक है, तो ये आपके पास कुल किसका मान आ गया, सीबी क्या, सॉरी, कुल ऊर्जा का मान आ गया हमारे पास kT के बराबर। अब हमें उल्टा यहीं से पता चला है, इसमें हमें अलग से पता करने की जरूरत नहीं है कि स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, हमें कुल ऊर्जा के मान से ही पता चला है कि इसका मतलब स्वतंत्रता की कोटि इनकी क्या रही होगी, 2 होगी, तभी दोनों की ऊर्जा हाफ हाफ होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अर्थात ठोसों के लिए F बराबर 2, F स्वतंत्रता की कोटि, ठीक है। तभी हमने क्या बोला, 1/2 kT और 1/2 kT इनकी ऊर्जा होगी, क्लियर है। तो कुल ठोसों के लिए इसका मान ये रहा होगा, इसका मतलब, ठीक है। अब हमने क्योंकि यहाँ क्या कहा, अणु क्या करते हैं, अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष गति करते हैं, तो उनकी माध्य ऊर्जा की बात करें हम, तो अणुओं की माध्य ऊर्जा, माध्य ऊर्जा हमने कल किससे निकाला था, ई बार से प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यहाँ तीनों अक्षों के सापेक्ष होगी माध्य ऊर्जा, तो भाई होगी तो किसी न किसी पात्र में, तो हम क्या बात करेंगे, या पात्र में से मतलब है ठोस, मान लो किसी भी रूप में होगा, तो हम जैसे तीनों अक्षों के सापेक्ष लें तो x बार, ई वाई बार प्लस ई जेड बार, मतलब तीनों अक्षों के सापेक्ष या तीनों निर्देशांकों के सापेक्ष या इन तीनों दिशाओं में जो माध्य ऊर्जा होगा, भाई एक्स अक्ष के अणु अपनी स्थिति के सापेक्ष माध्य गति करेंगे, y अक्ष के अणु अपनी स्थिति के सापेक्ष माध्य गति करेंगे, और z के अणु इस प्रकार से। तो हमारे पास कुल ऊर्जा तीनों के लिए कितनी हो जाएगी, kT प्लस kT प्लस kT, मतलब कुल मान हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ से 3 kT के बराबर, ठीक है। यदि हम मान लें कि ऐसे अणुओं की संख्या कितनी है, n है, यदि n अणु उपस्थित हों, कुल अणु कितने हो, n अणु हो, तो आपके पास E बराबर क्या आ जाएगा, तो आपके पास E बराबर कितना हो जाएगा 3n kT, और 3n kT बराबर कितना हो जाएगा 3RT। इसको हम मान लेते हैं U के बराबर, तो U बराबर हमारे पास कितना आ गया 3RT के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से U आई है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, विशिष्ट ऊष्मा, तो नियत आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगा, CV बराबर du बटे dt, बराबर d बटे dt किसका, 3RT का। तो आपके पास मान क्या आ जाएगा, एम्प्लाइज यहाँ लिख दो CV बराबर 3R,
किसके लिए मान आ गया हमारे पास? ये ठोसों के लिए। लिख लो। ठीक है, यहाँ पे हम आर का मान निकाल सकते हैं, तो हमारे पास नियत मान भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब एक तरीके से ये, लेकिन क्लासिकल रूप से जो हमने बात की, क्योंकि यहाँ हमने टॉपिक में क्या लिखा कि ये चिरसम्मत यांत्रिकी के द्वारा, एक चिरसम्मत सांख्यिकी के द्वारा हमने विशिष्ट ऊष्मा निकाली है। ठीक है ना, तो ये ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा काफी पहले ये निकाली गई थी, सीबी का मान काफी पहले। अब तो हालांकि इसके बाद में जैसे आप लोग सॉलिड स्टेट, पता नहीं आप लोग कौन सी ईयर में है, तो जैसे सॉलिड स्टेट या तो आपने पढ़ ली होगी या फाइनल ईयर में अगर होगी तो पढ़ोगे, तो वहां हम देखते हैं कि फिर ये विशिष्ट ऊष्मा, ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा पे आपका एक पूरा चैप्टर है। उसके बाद में क्योंकि कई सारे वैज्ञानिकों ने इन मान में उनको कुछ ना कुछ गड़बड़ी मिली थी और उन्होंने फिर इस पे काम किया, तो ठोसों की विशिष्ट ऊष्मा बाद में एक ड्यूलॉन्ग पेंटेट का नियम आप पढ़ोगे बाद में, आपके उसमें सॉलिड में आता है, तो उन्होंने बताया कि नहीं विशिष्ट ऊष्मा इतनी नहीं, 3R के साथ में प्लस 3/2R भी आएगा, कि मतलब एकल परमाणु गैस की जो होती है उतनी और जुड़ेगी और तब कुल मान आएगा। फिर ये सब हमारे कोर्स में नहीं है, ये मैंने आपको नॉर्मली बताया। तो ये आपके पास किसके अनुप्रयोग आ गए? ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत के अनुप्रयोग। ठीक है, इसके द्वारा हमने क्या पढ़ लिया कि इसके द्वारा एकल परमाणु की विशिष्ट ऊष्मा, द्विपरमाणु की विशिष्ट ऊष्मा, ये सब निकालने का तरीका। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये जैसे हमने किसके, ठोसों के सॉरी समविभाजन सिद्धांत के अनुप्रयोग देखे ना, इसी प्रकार से हमने जो स्टार्टिंग में जो हमने टॉपिक पढ़ा था, क्या मैक्सवेल का जो हमने वेगों का बंटन नियम पढ़ा था, उसके भी कुछ अनुप्रयोग होते हैं। अनुप्रयोग होते हैं मतलब एक प्रकार से उसका प्रायोगिक विधि के द्वारा प्रैक्टिकली उस चीज को कैसे प्रूफ किया गया। मैक्सवेल ने जो बंटन का नियम दिया, किसके बंटन का? वेगों के बंटन का। ऊर्जा की बात नहीं कर रहे हम, वेग का बंटन, जो हमने बिल्कुल स्टैटिक्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था। ठीक है ना, वेगों का बंटन नियम। तो वो जो नियम मैक्सवेल ने दिया, तो उसको प्रैक्टिकली उस चीज को कैसे प्रूफ किया गया। ठीक है, तो उसके एक दो प्रैक्टिकल्स हैं जो उसके अनुप्रयोग होते हैं। तो ये मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, क्योंकि आपके ये काफी पहले एक बार एग्जाम में आया हुआ था। बाकी आपके जनरली वो चीजें पूछी नहीं जाती कि कोई प्रायोगिक सत्यापन, मगर एक बार जरूर वो क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि कभी आ भी जाए तो आपको थोड़ा ध्यान में रहे, तो आप लिख सकते हो। ठीक है ना, उसमें कुछ नहीं है, बस एक नॉर्मल सा एक्सपेरिमेंट है कि किस प्रकार से उस चीज को प्रूफ किया गया। तो आप यहाँ पे देखो, हम क्या देख रहे हैं, मैक्सवेल वेग बंटन नियम का अनुप्रयोग। वेग बंटन नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, दो प्रयोग की हम बात करेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने दो तरीके से उस चीज को प्रूफ करना चाहा कि मैक्सवेल ने जो वेगों का बंटन बताया है वो सही है या नहीं है, या प्रैक्टिकली हम उस चीज को कैसे देखेंगे। ठीक है ना, तो उसको देखने के लिए सबसे पहले तो क्या है, आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा एक स्टर्न गर्लिक का एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, शायद वो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, हाँ स्टर्न का, जिसमें हमने वो चुंबकीय क्षेत्र के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, तो स्टर्न का जो एक उपकरण था उसी पे बेस्ड ये उपकरण भी है दूसरा। ठीक है, इन्हें अलग साइंटिस्ट ने बनाया था, ये इन्होंने बनाया था जार्टमैन और को नाम है, जार्टमैन एंड को, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इसका प्रायोगिक सत्यापन करके देखा कि ऐसा होता है नहीं। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, अपना उन्होंने एक उपकरण बनाया। वो उपकरण कुछ कैसा था, देखो कुछ इस प्रकार का था। आप लोग अगर चाहो तो रफली आप लोग एक बार ये चीज थोड़ा सा नोट में दे करके ही
और रफली रफली डायग्राम बनाना, और उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन मैं कर ही दे रही हूँ तो आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा खास चीज़ है नहीं, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें कि आपका किस प्रकार का था, तो देखो ठीक है, कुछ इस प्रकार का उपकरण था। अब यहाँ से उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक प्रकार से एक छेद बता रखा है, ठीक है। यहाँ पे रख दी थी एक भट्टी, बिल्कुल इसके सामने सामने, ठीक है, बिल्कुल इसके सामने तरफ उन्होंने क्या कर दिया, एक भट्टी रख दी, ठीक है ना। और उसके बाद में उन्होंने बीच में, जैसे यहाँ से हम भट्टी में से मतलब जो भी चीज गर्म होकर निकलेगी गैस रूप में, उसको बिल्कुल एक सीधी पतली किरण के रूप में वो अंदर जाएगी। अब पतली किरण के रूप में जमाने के लिए उसको क्या किया, दो यहाँ पे एक छेद बना दिए, जैसे एक छेद तो ये बना दिया, मतलब एक तरह से कोई जैसे मोटी सी चीज रख देना बीच में एक पतला सा छेद करके, तो इस पे जो भी फोकस पड़ेगा क्या होगा, जो यहाँ पड़ेगा वो तो खत्म हो जाएगा, वो तो आगे जा नहीं पाएगा कोई मोटी चीज, लेकिन ये जो बीच में छेद है इसमें से होकर के किरण आगे निकल जाएगी। फिर बीच में हमने एक और रख दिया, ये दो इस प्रकार के छेद, ये छेद सिर्फ इसलिए रखे हैं इस किरण को ज्यादा ये फैले, उस फैलने से बचाने के लिए, कि भाई पहले यहाँ से गुजारा, अब जैसे मान लो यहाँ से खूब फैली हुई सी किरण आ गई हो, अब क्या किया इन्होंने, ये चाहते थे कि नहीं एक पतली सी छेद के द्वारा ही उसमें प्रवेश करनी चाहिए, तो उन्होंने यहाँ कोई मोटा सा गत्ता रख दिया बीच में एक छेद करके, तो बाकी गत्ते में से तो किरण जो निकली भी होगी, यहाँ जो भी पुंजें पड़ी होंगी प्रकाश की, और सब क्या होगी, इससे टकरा करके वापस आ गई होगी, ठीक है। जो बीच में गई होगी वो आगे चली गई होगी, अब मान लो यहाँ तक जाते जाते फिर थोड़ी थोड़ी फैलने लग गई हो, इसलिए यहाँ पे फिर से एक छेद कर दिया, क्लियर है, फिर से एक गत्ता रख दिया, एक छेद किया हुआ, फिर यहाँ से आगे चली गई, और तो ये हमारा कोई छेद हमने मान लिया S1, ये छेद S2 और ये छेद S3, यहाँ पे भी बस एक पतला सा छोटा सा छेद किया है ताकि केवल यहाँ से ही हमारे जो भी किरण पुंज है वो अंदर की तरफ जा पाए, क्लियर है इतना। अब इसके अंदर जाकर के वो पुंज कहाँ पड़ती है, यहाँ पर एक कांच की प्लेट रख दी कुछ इस टाइप की, ये कांच की प्लेट थी और ये पुंज सीधे जाकर के इससे टकराती है, इसका नाम कोई हमने जी रख दिया, कुछ भी जी नाम रख दो, कुछ भी नाम रख दो, ग्लास की प्लेट है इसलिए हमने जी से बता दिया, क्लियर है। तो बस ये इनका छोटा सा, ये हमने कोई ए हमने ये ले लिया है हमारा जो भी सर्कल है जिसके द्वारा हम ये काम कर रहे हैं, या हम सिलेंडर मान सकते हैं इसको, ठीक है ना, हम इसको मान लो ये हमारा सिलेंडर ले लिया हमने, ठीक है, ये हमारा अक्ष हो गया, ये एक छोटा सा इनका एक्सपेरिमेंटल सेटअप था। अब यहाँ पे काम क्या हुआ वो समझो, मेन इंपॉर्टेंट चीज है काम, देख रहे हो आप डायग्राम तो कुछ खास नहीं है, छोटा सा है। इन्होंने क्या किया, वेगों का बंटन होता है या नहीं ये देखने के लिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे इन्होंने चांदी को गर्म किया, चांदी, सिल्वर को ये क्या थी, हमारी भट्टी थी, ठीक है, हम इसको ओ मान लेते हैं कोई भी, ये ओ हमारा क्या था, भट्टी थी। इस भट्टी में क्या हुआ, चांदी को उन्होंने गर्म किया, कब तक, जब तक ये चांदी बिल्कुल गैस रूप में परिवर्तित नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि हमें आगे तो प्रकाश के पुंज के रूप में भेजना था, मतलब एक तरह से गैस की कोई किरण होती है वैसे भेजना था, तो इसको बिल्कुल गैस रूप में आने तक में इसको इन्होंने गर्म किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने आगे इसको गुजारा, आगे कहाँ गुजारा, तो वही छिद्र S1 S2 दो इन्होंने बीच में गत्ते लगा दिए, ताकि वो क्या हो सके, वो बीम बिल्कुल ट्यून हो सके, ट्यून हो सके मतलब बिल्कुल एक पतली एक सीध में बिल्कुल उसका जो हम बोल सकते हैं कि उसका जो भी तरंग धैर्य वगैरह हो, ताकि वो बढ़ा हुआ रहे, ठीक है ना, ताकि बिल्कुल स्ट्रेटली वो जाए अंदर। अब स्ट्रेटली हम उसको भेजना कहाँ चाह रहे हैं, ये यहाँ पे पूरा एक सिलेंडर था, गोल शेप में बना हुआ क्या था, एक सिलेंडर था, ठीक है। और इस सिलेंडर में जहाँ पे ये जो इसका अक्ष है, ये एक तरीके से सिलेंडर का बीचों बीच का हमने अक्ष बता दिया ए, ठीक है। इस अक्ष के चारों तरफ हमने जो बताया है, ये जो सिलेंडर है इस अक्ष के चारों तरफ इसको घुमा सकते हैं, मतलब ये सिलेंडर कैसा था, रोटेटिंग था, रोटेट कर सकता था, ठीक है ना, रोटेट किसके सापेक्ष, ये ए अक्ष के सापेक्ष रोटेट कर सकता था, और इसकी रोटेशन की स्पीड कितनी थी, आप इसको 6000 बार प्रति मिनट में घुमा सकते हो, ठीक है ना, 6000 परिक्रमण एक तरीके से आप इसको प्रति मिनट में दिलवा सकते हो, परिक्रमण रेडियन पर साइकिल जैसे हम बोलते हैं ना, तो पर मिनट में हम इसको घुमा सकते हैं, ये इसकी घुमाने की स्पीड इतनी फास्ट होती है, क्लियर है, तो बहुत फास्ट थी।
अब सिंपल सी बात है कि ये किरण जो है यहाँ से तो निकल के आ जाएगी, यहाँ पे कब जाएगी, क्योंकि ये सिलेंडर तो कंटिन्यू घूम रहा है, तो सिंपल सी बात है इसके अंदर तभी एंटर होगी जब ये छेद इन छेदों के बिल्कुल सामने आएगा, तो ये घूमेगा तो ये छेद भी इसके साथ घूमता रहेगा। अब जब तक मान लो ये कोई बिना छेद वाला पोर्शन इनके सामने है, तब तक तो किरण अंदर जा नहीं पाएगी। अंदर कब जाएगी, जब ये छेद वाला पोर्शन घूम करके इन बाकी छेदों के सामने आ जाएगा, तो किरण सीधे इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक की बात खत्म हो गई। अब यहाँ जाते ही ये क्या करेगी, इस ग्लास की जो प्लेट है, कांच की प्लेट, इस पर टकरा जाएगी। ये हमारी क्या है, कांच की प्लेट, कांच की प्लेट होती है, इस प्लेट पर ये जाकर के टकराने लग जाती है। ठीक है, और टकराती भी कैसे है, क्योंकि जैसे ही देखो, जैसे हम अगर इस सिलेंडर को हम कहाँ क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त, जैसे हम बोलते हैं ना दक्षिण दिशा की तरफ, ठीक है ना, या क्लॉकवाइज जैसे घड़ी घूमती है, वैसे अगर हम इसको इस डायरेक्शन में हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये जो हमारी कांच की प्लेट है, ये भी कहाँ होगी, ये प्लेट भी घूम के इधर आएगी, ये प्लेट भी घूमेगी साथ साथ में, ठीक है ना। तो जैसे ही मान लो ये पार्ट यहाँ से यहाँ पे घूमेगा, तो प्लेट की दिशा कुछ ऐसी हो जाएगी, ये पोजीशन हो जाएगी, प्लेट घूम करके इस रूप में आ जाएगा, तो पुंज कहाँ जाएगा, इस प्लेट के बाईं तरफ जाएगा। जैसे ये प्लेट है, हम प्लेट को तो कहाँ घुमा रहे हैं, दाईं तरफ, तो पुंज कहाँ पे जाएगी, इसके बाईं तरफ जाकर के लगेगी, बाईं तरफ। भाई सिंपल सी बात है, हम उसको रोटेट कर रहे हैं, तो हम उसको रोटेट कैसे कर रहे हैं, दाईं तरफ, मतलब घड़ी की तरह दक्षिणावर्त। और ये जब जैसे ही रोटेशन होने लग जाएगा, तो ये कांच की प्लेट भी घूम के इस जगह आ जाएगी। इस जगह आते ही क्या हो जाएगा, ये जो इसका पीछे वाला हिस्सा है, ये बिल्कुल सामने सामने पड़ेगा, तो ये जो किरण की पुंज जाएगी, ये कहाँ, इस पर जाकर के पड़ जाएगी, इसके बाईं तरफ पड़ेगी। समझ में आया कि जब प्लेट दाईं तरफ गति करेगा, तो क्या होगा कि ये जो हमारी किरण पुंज है जो भी, वो कहाँ जाएगी, इसके बाईं तरफ जाकर के टकराएगी। ठीक है, और जितनी धीरे धीरे चलेगी, उतनी ही ज्यादा बाईं तरफ टकराती जाएगी। भाई ये पुंज है, ये जितना स्लो स्लो जाएगी, मान लो इसकी जाने की स्पीड बहुत स्लो है, जितना धीरे धीरे ये जाएगी, ये कांच की प्लेट तो उतना ही आगे की तरफ मोशन करती जाएगी, तो ये उतनी ही ज्यादा बाईं तरफ टकराती जाएगी। फिर मान लो अगर ये बहुत ही स्पीड के साथ आ रहा होगा, अगर ये हमारी जो भी प्रकाश की किरण है, जो भी प्रकाश की किरण, गैस की किरण है, ये मान लो जब कांच की प्लेट ऐसे थी, इस अवस्था में आ जाएगी, तो बिल्कुल इसके दाईं तरफ टकराएगी। अब ये जैसे मोशन कर रहा है, ठीक है, और कांच की जो प्रकाश की जो किरण है या गैस की किरण है, ये धीरे धीरे आ रही है। अब अगर ये धीरे आएगी, तो हो सकता है कांच की प्लेट लगभग इस जगह हो, तो इस जगह पर जाकर के टकरा जाएगी, ठीक है ना। और भी ज्यादा धीरे आएगी, तो कांच की प्लेट को, क्योंकि हम दाईं तरफ घुमा रहे हैं, तो ये घूम के बिल्कुल इस दिशा में आ जाएगा, दाईं तरफ, तो ये किरण कहाँ टकराएगी, इस प्लेट के बिल्कुल बाईं तरफ टकराएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से टकराती जाएगी। ठीक है, तो अब जहां पर, क्योंकि ये क्या है, चांदी है, ये गैस के रूप में चांदी तो जा रही है, अब चांदी बार बार जाकर के जब उसकी एक आध जगह पे टकराएगी, तो उस जगह क्या हो जाएगा, थोड़ा कालापन आ जाएगा। ये चांदी आपको पता होगा ना, जैसे आता है कालापन या चांदी का जो कलर होता है, तो वो कलर लगभग इस कांच की प्लेट पर आने लग जाएगा। ठीक है, तो उसको हम किसके द्वारा नापते हैं, तो यहाँ पे कालापन कितना आया, या फिर हम ये बोले कि वहां पे अणुओं की संख्या कितनी पहुंच रही है। फिर जितने ज्यादा गैस के रूप में क्या अणु ही तो जा रहे हैं, जितने ज्यादा वो पहुंच जाएंगे, उतना कालापन बढ़ता जाएगा। तो इस कालापन को हम एक उपकरण से नापते हैं, जिसका नाम क्या होता है, माइक्रोफोटोमीटर। माइक्रोफोटोमीटर, बस यही इनका एक्सपेरिमेंट था। माइक्रोफोटोमीटर से इन्होंने कालापन को नापा, और उन्होंने उसका क्या किया, एक स्पेक्ट्रम बना लिया। स्पेक्ट्रम आप लोग पढ़ते हो ना, स्पेक्ट्रम को हिंदी में भी स्पेक्ट्रम ही बोलते हैं इसलिए, ठीक है ना। तो एक स्पेक्ट्रम बना लेंगे, जिसमें वो क्या होगा कि इस किस वेग से आ रही है, मैं जितनी ज्यादा धीरे आएगी उतनी ज्यादा बाईं तरफ जाती जाएगी, जितनी स्पीड में आएगी उतनी दाईं तरफ जाती जाएगी, ठीक है ना। तो उसके द्वारा वो क्या करते हैं, वेगों का बंटवारा कर लेते हैं, वेगों का उन्हें स्पेक्ट्रम मिल जाता है। क्लियर है। और दूसरी चीज ये भी, क्योंकि कालापन को भी नाप लेते हैं वो माइक्रोफोटोमीटर से, तो इससे ये पता चलता है कि कितने परमाणु, कितने अणु जो है वो पहुंच रहे हैं वहां पे भी। कालापन किसका, अणुओं का ही है, तो उससे अणु की संख्या पता चल जाती है। तो इसका मतलब स्पेक्ट्रम से उन्हें क्या पता चल जाता है कि कितने अणु किस वेग से आए हैं, कितने अणु किस वेग से आए हैं, कितने अणु किस वेग से आए। और यही तो हमें पता करना होता है। मैक्सवेल ने भी बंटन नियम में यही तो बताया कि कितने वेगों की संख्या जो है वो किस स्पीड के साथ, किस वेग के साथ गति करेगी। तो यहाँ भी इस उपकरण के द्वारा भी उन्होंने यही चीज पता की कि कितने अणुओं की संख्या किस वेग के साथ
साथ में आकर के इस कांच की प्लेट से टकराएगी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये था मैक्सवेल के बंटन नियम का अनुप्रयोग। क्लियर है, एक और अनुप्रयोग है, वो भी आपका कुछ इस टाइप का ही है, बट ज्यादा बेटर आपका यही वाला होगा। तो आप लोग बस ठीक है जान जाना, आप इसका डायग्राम बना लो और यहाँ लिख लेना, ये इनके पास क्या आता है, वेग स्पेक्ट्रम। इसको बना लो आप लोग। ये आपके पास लास्ट में जो निष्कर्ष निकलता है वो क्या, वेग स्पेक्ट्रम वो लोग निकालते हैं, वेग स्पेक्ट्रम। ठीक है, इससे क्या पता करते हैं वो, अणुओं की संख्या, कितने अणुओं की संख्या जो है कांच की प्लेट पर किस जगह टकरा रही है। ठीक है, इसको किससे नापते हैं वो, माइक्रोफोटोमीटर से। जो कालापन नापते हैं, कालापन अणुओं का ही तो होता है, वो माइक्रोफोटोमीटर से कालापन नाप के अणुओं की संख्या और दूसरा अणुओं का वेग। वेग किस प्रकार में पता चलता है कि यहाँ पर जो कालापन हो रहा है किस दिशा में हो रहा है, कांच की प्लेट के दाईं तरफ हो रहा है या बाईं तरफ हो रहा है। ठीक है, बहुत स्पीड में आएंगे, बहुत तेज, तब तो वो शुरुआत में कांच की प्लेट क्योंकि इस पोजीशन पर है, तो अगर बहुत तेज आ गए, मतलब बहुत ही कम सेकेंड्स में आ गए, तब तो फटाफट इस दाईं तरफ ही टकराते जाएंगे। और जैसे जैसे वो धीरे होते जाएंगे, कांच की प्लेट क्योंकि रोटेशन कर रही है, तो कांच की प्लेट धीरे धीरे अपना इस दिशा में जाती जाएगी, तो उतने ज्यादा कभी इधर टकराएंगे, कभी इधर टकराएंगे, कभी इधर टकराएंगे। ठीक है, जितने ज्यादा धीरे होंगे उतनी ज्यादा इस बाईं दिशा में टकराएंगे, जितने फास्ट होंगे उतनी इस दाईं दिशा में टकराएंगे। तो इस दिशा के द्वारा किस जगह पे हमारा कालापन आ रहा है, उससे इन्होंने पता लगाया कि गैस कणों की वेग जो है, वेग क्या है, और माइक्रोफोटोमीटर से कालापन नापा, उससे पता चला कि अणुओं की संख्या क्या है। तो ये आपका था मैक्सवेल वेग बंटन नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, एक जो आपका दूसरा एक्सपेरिमेंट है वो भी आप लोग सोचो ऐसा कुछ नहीं है, उसमें भी सेम चीज है, वहां पे भी ऐसे एक भट्टी रखी हुई होती है। उसकी अगर हम बात करें तो उसमें भी वही है, वहां पर भी एक आपकी भट्टी है, उसमें क्या गर्म करते हैं, वहां पे वो लोग सीजियम को गर्म करते हैं। बस सीजियम को गर्म करके सेम उसी रूप में निकालते हैं, वो कुछ अलग साइंटिस्ट ने बनाया वो उपकरण, इसीलिए। तो सीजियम को गर्म करके उसको गैस रूप में उसको निकालते हैं, और उसमें भी सेम सामने एक सिलेंडर रखा होता है, और यहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पर एक कोई भी प्लेट रख देते हैं, तो सीजियम के अणु जैसे ही यहाँ से टकराते हैं तो ये आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। अब सीजियम का आयन क्या होता है, सीजियम प्लस, धन आयन के रूप में परिवर्तित होता है सीजियम, तो ठीक है ना। तो जैसे ये टंगस्टन का तार होता है, ये एक्चुअली में एक तार होता है किसका, टंगस्टन का। तो इस टंगस्टन के तार से जैसे ये सीजियम की किरण टकराती है, ये इस आयन में परिवर्तित हो जाता है सीजियम प्लस में। और यहाँ जो ये सिलेंडर होता है ये कैसा होता है, ये ऋणावेशित होता है, नेगेटिव चार्ज का, तो इस धनावेश को तुरंत अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ भी इसी रूप में कि ये आगे जाकर के किस जगह टकराता है, वहां से वो लोग वेगों का स्पेक्ट्रम निकालते हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको तो बस जो फर्स्ट मेथड बताया आप उसको ज्यादा ध्यान रखो, ये सब चीजें उसमें नोट कर लो, बस यही है आपका। ठीक है, आपका ये मैक्सवेल का वेगों का बंटन नियम और उसके अनुप्रयोग, और ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत उसके अनुप्रयोग, ये हो गया कंप्लीट। आगे हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में।